देखो एक नेक्स्ट टॉपिक है बच्चा जो कि इम्पोर्टेंट है तुम्हारा इसके लिए मतलब वेव्स के लिए। आगे तुम्हारा जब ऑप्टिक्स पढ़ेगा, ठीक है, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स आएगा, तो वेव ऑप्टिक्स में बेसिकली इसका बहुत ज्यादा यूज है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का, ठीक है। ठीक, बात समझ में आ रही कि नहीं? तो इसका यूज हम लोग बेसिकली पढ़ेंगे इंटरफेरेंस में, जब वेव्स का इंटरफेरेंस होगा, और उसमें से तुम्हारा पढ़ना है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ठीक है। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट विच इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, फॉर योर बोर्ड, ठीक है, बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। और उसी चीज के बारे में हमको ऑप्टिक्स में पढ़ना है, वेव ऑप्टिक्स जब पढ़ेंगे तुम्हारा 12th क्लास में, ठीक है। बुझलिस कि ना बुझलिस? तो ये वाला तुम्हारा अभी जो ये कॉन्सेप्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बाद में इसी को फिर से हम लोग को पढ़ना होगा, ठीक है। और वहां पर हम लोग एक्सप्लेन करेंगे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट यूजिंग दिस प्रिंसिपल, ठीक है। तो अभी फिलहाल वेव्स के लिए जितना जानना है वो हम लोग यहाँ पर ऑर्गन पाइप्स और बीट्स वगैरह जो है वो सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे आगे, इसीलिए इसका यूज हम लोग को करना है उसमें, ठीक है। इसीलिए मतलब उसको एक्सप्लेन करना है, इसीलिए इसको पढ़ना पड़ता है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, सुपरपोजिशन का मतलब होता है कि मिलना, ठीक है बच्चा। सुपरपोजिशन मतलब हो रहा है कि एक दूसरे पर इंपोज हो रहा है, सुपरपोज हो रहा है, ठीक है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यहाँ पर तुम्हारा क्या करते हैं, हम जान रहे हैं कि बच्चा वेव्स होता है, ठीक होता है कि नहीं होता है? वेव्स जब तुम्हारा सपोज करो वाटर है तुम्हारा, स्टील वाटर, ठीक है, पॉन्ड में, ठीक, उसमें कंकड़ एक ठो फेंकता है तो रिपल बनता है बच्चा, ठीक है। एक सपोज करो कि एक तुम्हारा क्या है कि यहाँ पर बना देते हैं, ठीक, यहाँ पर कुछ दिख रहा होगा कि सपोज करो एक तुम्हारा पत्ता है इस तरह से, ठीक है, ये तुम्हारा पत्ता रहा, नहीं बन सकता है अच्छा, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहे हैं, ठीक। और ये तुम्हारा वाटर है पूरा बच्चा, सपोज करो, ठीक है, ये पूरा वाटर है। अब वाटर में क्या करता है तुम्हारा कि जैसे ही कंकड़ फेंकता है, कंकड़ फेंकेगा तो ये वाला पत्ता तुम्हारा हिलेगा बच्चा, होगा कि नहीं? तुम्हारा क्या करेगा, जैसे कंकड़ फेंकेगा तो पत्ता जैसे जैसे वेव प्रोपगेट करेगा, वाटर वेव जैसे प्रोपगेट करेगा तो पत्ता भी हिलता है, देखा होगा तुमने, है कि नहीं है? बात समझ में आ रहा है कि नहीं? आप देखो यहाँ पर ध्यान दो कि बताए थे तुम लोग को कि जब तुम्हारा वेव प्रोपगेट करता है, यानी मीडियम में जैसे डिस्टर्बेंस होता है, पार्टिकल जो होता है वो तुम्हारा सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है बच्चा, पार्टिकल डिस्टर्ब हो रहा है बेसिकली मटेरियल मीडियम का, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? और उसके कारण तुम्हारा जो भी चीज होगा वो भी डिस्टर्ब होगा बच्चा मीडियम में। तो पत्ता भी है तुम्हारा तो ये भी डिस्टर्ब होगा बच्चा, डिस्टर्ब होगा तो इसका मीन पोजीशन जो पहले स्टील वाटर में एकदम सीधा सीधा बैठा था, अब इसका ऊपर होगा, कभी कभी नीचे होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बुझली से इतना बात बुझा रहा कि नहीं? अरे भाई कभी ऊपर होगा कभी नीचे होगा पत्ता कि नहीं होगा? अरे अपना मीन पोजीशन स्टील वाटर में सीधा सीधा पहले था, जैसे कंकड़ मारे तो तुम्हारा क्या होगा कि वेव जैसे प्रोपगेट करेगा तो उसके अंदर का पार्टिकल कभी ऊपर जाएगा कभी नीचे जाएगा, ठीक है, जाएगा कि नहीं? फ्रॉम द मीन पोजीशन, जहां मीन पोजीशन है उसका, उससे ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, वही वाला तो डिस्प्लेसमेंट होता था। डिस्प्लेसमेंट क्या होता था? पार्टिकल का तुम्हारा डिस्टेंस कितना ट्रेवल करता है फ्रॉम द मीन पोजीशन, वही तो डिस्प्लेसमेंट होता है। बुझलिस कि ना बुझलिस? सिंस पार्टिकल का डिस्टर्बेंस, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट होगा तो पत्ता भी वहीं पर है बच्चा, तो पत्ता पर भी डिस्टर्बेंस का तुम्हारा इफेक्ट होगा और ये भी ऊपर जाएगा ये भी नीचे जाएगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? यानी इसका भी मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट होगा पत्ता की नहीं होगा? होगा ना बच्चा? बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बोलो, इतना बात समझ में आ रहा है? तो ये एक वेव का बात हो गया, ठीक, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? और एक सोच लो कि तुम्हारे एक वेव के कारण, एक डिस्टर्बेंस के कारण ऐसा हो रहा है। सपोज करो कि दो कंकड़ फेंक दिए जाए, ठीक है, वहीं पर पता है, एक सपोज करो यहां पर फेंका गया एक कंकड़, यहां से रिपल बना, ठीक है, और एक कंकड़ इधर फेंका गया बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो दो वेव फॉर्म होगा, यहां से दो डिस्टर्बेंस फॉर्म होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं आएगा? होगा, बताओ, होगा? बात समझ में आ रहा है इतना कि नहीं समझ में आ रहा है? बोलो, कोई दिक्कत है यहां तक? अब यहां पर देखो हम लोग क्या करते हैं, यहां पर थोड़ा सा मिटा के हम बनाने की कोशिश करते हैं, बाद में लिख देंगे, ठीक है। देखो कोशिश करते हैं यहां बनाने का। तो सपोज करो यहां पर एक पार्टिकल था, या फिर बोल लो पत्ता को हम लोग मान लिया पार्टिकल बच्चा, ठीक, कोई दिक्कत? अब देखो यहां से एक वेव तुम्हारा ऐसे ऐसे आ रहा, ठीक, कोई दिक्कत? ये ऐसे आ रहा है, ठीक, कोई दिक्कत? अच्छा, यहां से तुम्हारा एक और ऐसे वेव, ठीक। अब देखो ये वाला पहला वाला वेव है, वेव 1, W1 मान लेते इसको, और ये वाला W2, कोई दिक्कत? अब ये तुम्हारा क्या था, ये पूरा वाटर था बच्चा, यहां पर तुम्हारा रिपल फॉर्म हो रहा था,
हो रहा था कि नहीं हो रहा था? ठीक, अब ध्यान से देखो कि जैसे ये वेव प्रोपगेट करेगा तो ये सपोज करो ये वेव इसको क्या चाहता है, ये वाला पार्टिकल पी को यानी पत्ता को क्या चाहता है कि ये पत्ता को तुम्हारा क्या करता है, नीचे ले जाना चाहता है। अरे पार्टिकल जैसे जाएगा डाउन, तुम्हारा डिस्टर्बेंस जैसे मतलब जो पार्टिकल अंदर का है मीडियम का वो तुम्हारा सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, तो वो जैसे डाउन जाएगा तो इस पर भी इफेक्ट डालेगा बच्चा, तो ये भी डाउन जाता है। ठीक है, सपोज करो ये वेव इसको डाउन ले जाना चाहता है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में ले जाना चाहता है, और ये वाला तुम्हारा जो वेव है इसको अपवर्ड डायरेक्शन में ले जाना चाहता है। अरे सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा तो एक वेव कोई जरूरी नहीं है कि तुम्हारा क्या हो, एक ही पत्ता को तुम्हारा ऊपर ले जाना चाहता है और एक ही पत्ता को तुम्हारा डाउनवर्ड ले जाना चाहता है। मतलब बोल रहे हैं एक वेव डाउनवर्ड ले जाना चाहता है, एक वेव तुम्हारा अपवर्ड ले जाना चाहता है बच्चा। तो इसका नेट डिस्प्लेसमेंट हम लोग कैसे निकालेंगे, पत्ता का नेट डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे? तो जो निकालने का तरीका होगा वही तुम्हारा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है। अब सपोज करो कि तुम्हारा दोनों वेव क्या कर रहा है, इसको ऊपर उठाना चाहता है, ठीक है, या सपोज करो दोनों वेव तुम्हारा नीचे उठाना चाहता है, नीचे गिराना चाहता है, उसको मीन पोजीशन से डाउनवर्ड जाता है, तो नेट डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे इसको बच्चा? तो ये निकालने का तरीका प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहलाता है बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यहां पर देख लो, तुम्हारा यहां पर बेसिकली कर क्या रहे हैं, यहां पर लिख रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, इट स्टेट्स दैट द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल, ठीक है, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल, ध्यान से सुनो, द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल, पार्टिकल यानी पत्ता वाला जो बताया, ठीक है, ऑफ अ पार्टिकल एट एनी पॉइंट, कोई भी पॉइंट पर, एट एनी इंस्टेंट, किसी भी क्षण पर, इज द सम ऑफ, सुनो ध्यान से, इज द सम ऑफ इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट काउज्ड टू पार्टिकल बाय टू और मोर वेव्स। यानी जितना वेव से, सुनो, ये पहला के कारण तुम्हारा जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ और दूसरा के कारण जितना डिस्प्लेसमेंट होगा, सुन लो ध्यान से, एक क्या चाहता है तुम्हारा ऊपर उठाना, दूसरा चाहता है नीचे गिराना, तो दोनों के कारण जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसका सम कर देना, वही प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है। बात समझ में? नेट डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का वही होगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बुझलिस कि ना बुझलिस? इतना बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बोलो, कोई दिक्कत है? अब देखो ये जो मिलने की घटना है, नेट डिस्प्लेसमेंट निकालने का ये थ्योरम है बच्चा, मतलब प्रिंसिपल है, ठीक है, ये बेसिकली बताता है कि पार्टिकल का नेट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा अगर मान लो दो या दो से अधिक वेव मिलते हैं, ठीक है। इंटरफेरेंस बाद में यही अभी पढ़ाना है। तो इंटरफेरेंस में क्या होता है, इंटरफेयर कर जाना। इंटरफेयर मतलब दो चार वेव एक साथ मिलेगा या दो से चार और ज्यादा वेव्स तुम्हारा एक साथ मिलेंगे बच्चा, तो उसको इंटरफेरेंस बोलते हैं। इंटरफेरेंस होने के बाद पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट अलग अलग हो सकता है। तो नेट डिस्प्लेसमेंट जो निकाल के देगा वही तुम्हारा क्या है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बुझलिस? बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा? तो तुम्हारा इसमें लेना क्या है कि एक वेव से तुम्हारा कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है पार्टिकल का, दूसरा वेव से कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तीसरा वेव से कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है पार्टिकल का, चौथा वेव से कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, सबको हम लोग क्या कर देंगे, सम कर देंगे सारा डिस्प्लेसमेंट को, तो मेरा नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल निकल जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? यही सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहता है। बुझलिस कि ना बुझलिस? बोलो, यहां तक कोई दिक्कत है? अब यहां पर देख लो, यहां पर क्या माने, लेट y1 be the displacement, y1 and y2 represent the displacements of a particle। ध्यान से सुनो कि पहला वाला वेव के कारण तुम्हारा y1 डिस्प्लेसमेंट है, दूसरा वाला वेव के कारण तुम्हारा y2 डिस्प्लेसमेंट है। किसमें? पार्टिकल में बच्चा, ठीक है, of a particle due to two individual waves respectively, then at every point in the medium and at each instant, कोई भी इंस्टेंट जो तुम्हारा ले रहे हैं, the resultant displacement is given by y is equal to y1 प्लस माइनस y2। अब यहां पर प्लस माइनस क्या है, सम बोले सर, ठीक है, तो यहां पर माइनस क्या लगती है। अब ध्यान से सुनो, जब पार्टिकल नीचे जाएगा तो उसका डिस्प्लेसमेंट को जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मेन पोजीशन से जा रहा है उसको माइनस y2 हम लोग कंसीडर कर रहे हैं बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बुझलिस कि ना बुझलिस? अभी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बताएंगे तो पूरा का पूरा चीज तुमको समझ में आने वाला है चीजें, ठीक है। तो तुम्हारा बेसिकली यहां पर क्या कर रहे हैं कि जब तुम्हारा क्या है कि जब ये पार्टिकल दोनों ऊपर उठता है, दोनों वेव मिला के दोनों ऊपर उठाता है डिस्प्लेसमेंट, तो y1 प्लस y2 करते हैं। एक तुम्हारा क्या करता है, ऊपर ले जाता है और एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में ले जाता है, तो y1 माइनस y2 लिखते हैं बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? और वो सम ही है और कुछ नहीं है, ये सम करेंगे और ये माइनस y2 जाएगा कि नहीं जाएगा, नीचे जब जाएगा तो दूसरा वेव के कारण जो डिस्प्लेसमेंट होगा
बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये तुम्हारा माइनस y2 जाएगा नीचे, इसीलिए यहां पर लिखते हैं y1 माइनस y2 उस केस में। तो तुम्हारा दो केसेस हो सकता है यहां पर, तो प्लस माइनस इसीलिए लिख दे रहे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो तुम्हारा यहां पर लिखे y इज इक्वल टू y1 प्लस माइनस y2। अगर दो वेव से ना होके तुम्हारा 3-4 वेव अगर इंटरफेयर कर रहा है तो तुम्हारा यहां पर और ज्यादा बढ़ते जाएगा, y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4, जितना लेंगे वेव्स और जितना वेव्स इंटरफेयर करेगा उतना डिस्प्लेसमेंट होगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है ना? बुझलिस कि ना बुझलिस? इतना बात समझ में आ रहा है? बोलो। अब देखो, अगर दोनों बोथ द वेव्स अगर फेज में है, फेज मतलब समझ रहा कि उसका जो स्टेट है हम बताए थे तुम्हारा x और t फिक्स कर देते हैं बच्चा। तो पार्टिकल अगर जो है वो तुम्हारा क्या है, फेज में है, या फिर जो वेव्स है तुम्हारा अभी बेसिकली कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स जो है उसमें वो वेव फॉर्म कर रहा है बच्चा। बात समझ में आ रहा है ना? तो अगर वेव तुम्हारा फेज में, और फेज में होने का मतलब है क्रेस्ट तुम लोग को बताए थे और ट्रफ बताए थे कि नहीं? तो क्रेस्ट जब फॉल करता है, आगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में वो चीज का बात करेंगे, जब क्रेस्ट पर फॉल करता है, ठीक है, और ट्रफ पर फॉल करता है, जैसे यहां पर ध्यान दो, नहीं समझ में आ रहा होगा, ये तुम्हारा ऐसे, ठीक है, और एक दूसरा वेव ले लेते हैं, यहां पर दूसरा वेव भी है, तो ये वाला दूसरा वेव का देखो क्रेस्ट और ट्रफ एक ही साथ है, ये क्रेस्ट पर फॉल कर रहा है, ट्रफ पर फॉल कर रहा है। तो इस तरह का जब दो वेव्स है और दोनों का तुम्हारा जब क्रेस्ट पर मिलता है, ट्रफ पर मिलता है, तो इसको बोलते हैं कि इन फेज है, तुम्हारा वेव जो है इन फेज है, फेज में है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? और जैसे ही इसको उलट देते हैं, तुम्हारा जब क्रेस्ट ट्रफ पर फॉल करे, क्रेस्ट ट्रफ पर फॉल करे और तुम्हारा ट्रफ क्रेस्ट पर फॉल करे, तो इसको बोलते हैं हम लोग आउट ऑफ फेज बच्चा, ठीक है। तो ये तुम्हारा इफ बोथ द वेव्स आर इन फेज, तब तुम्हारा क्या होगा, जब दोनों वेव्स मिलेगा, ये वाला इन फेज वाला, तो तुम्हारा क्या होगा, ये वाला भी ऊपर ले जा रहा है, ये वाला भी ऊपर ले जा रहा है, तो तुम्हारा नेट डिस्प्लेसमेंट जो होगा y1 प्लस y2 होगा बच्चा। और जो वेव बनेगा, यहां पर जो वेव बनेगा बेसिकली, वो इसका एम्पलीट्यूड बढ़ा हुआ होगा, इन दोनों को मिलके ना होगा। अरे एक वेव भी उठाना चाहता है, दूसरा वेव भी आया, वो भी उठाना चाहे, तो उसका नेट डिस्प्लेसमेंट बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ेगा? बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है जरा चीज, ठीक है। तो यहां पर तुम्हारा ये y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 होगा बच्चा, बुझलिस। एक दूसरा वाला तुम्हारा जब आउट ऑफ फेज होगा, एक डाउनवर्ड नेट डालना चाहता है, वो एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करता है कि वेव का एम्पलीट्यूड क्या है, ये सेम एम्पलीट्यूड वाला भी बना है, बुझलिस कि ना बुझलिस? बुझलिस कि एनर्जी कितना है वेव का, बुझलिस, उस पर डिपेंड करेगा कि कितना डिस्प्लेसमेंट होगा। एक मान लो वेव का एनर्जी ज्यादा है बच्चा और एक वेव दूर से आ रहा है, तो उसका एनर्जी थोड़ा कम होगा, तो एक को कम डिस्प्लेसमेंट कराएगा, एक को ज्यादा डिस्प्लेसमेंट करवाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बुझलिस। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे कि जब यहां पर क्रेस्ट आउट ऑफ फेज वाला होगा, तो इसको क्या करेगा तुम्हारा पता, इसको y1 माइनस y2 करेंगे बच्चा, और रिजल्टेंट थोड़ा सा कम घट जाएगा, इसका एम्पलीट्यूड जो है ये तुम्हारा क्या होगा, अगर मान लो इतना है एम्पलीट्यूड, तो ये इतना ही होगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? क्योंकि यहां पर माइनस हुआ, बुझलिस। बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है? इतना बात समझ में आ रहा है। तो ये तुम्हारा बेसिकली तुम्हारा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का ये प्रिंसिपल है भाई। अब इसमें देखो, इसका यूज हम लोग इसमें वेव्स पढ़ने में कैसे करेंगे, तो इसका यूज होगा, ठीक है, किसका बोलो, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का। यहां पर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का यूज ऑफ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, यूज ऑफ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे तुम्हारा इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स, ठीक है बच्चा, ये इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स पढ़ेंगे बच्चा। स्टैंडिंग और स्टेशनरी वेव का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। स्टेशनरी वेव का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे बच्चा। और तुम्हारा एक चीज और पढ़ेंगे, बीट्स, ठीक है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट आने वाला चीज है, ठीक है, तो इसके लिए बने रहो, ठीक है। देखो, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में बताए थे बच्चा कि जो अगर दो वेव मिलता है, ठीक है, तो नेट डिस्प्लेसमेंट जो रिजल्टेंट वेव होगा उसका नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ठीक है, उसका बात किए थे। y इज इक्वल टू y1 प्लस y2, ठीक है। आउट ऑफ फेज मिलता है, इन फेज मिलता है तो तुम्हारा y1 प्लस y2 होगा, और आउट ऑफ फेज मिलता है तो तुम्हारा क्या होगा बोलो, y1 माइनस
y2 होगा बच्चा। इसका बात किए थे, एक पत्ता लिए थे, उसमें तुम्हारा क्या कर रहे थे, रिपल फॉर्म करा रहे थे। अगर दो वेब है, दो कंकड़ मारे तो तुम्हारा दो पेबल अगर फेंके तो तुम्हारा एक तरफ से वेब आए, दूसरा तरफ से एक वेब जो था तुम्हारा ऊपर उठाना चाहता था, एक नीचे गिराना चाहता था, y1 माइनस y2 लिखते थे। अगर एक वेब तुम्हारा ऊपर उठाना चाहता, दूसरा वेब भी अगर ऊपर उठाना चाहता था तो y1 प्लस y2 लिखते थे बच्चा, है ना। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल देखे थे कि नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रिजल्टेंट वेव कितना होगा उसका, ठीक है। अगर 3 सुपरपोज कर रहा है वेव, अगर 3 वेब है तो तुम्हारा y1 प्लस y2 प्लस y3 था। अगर 4 है तो 4 टाइम्स जाएगा तुम्हारा, 4 बार y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4, इस तरह जाएगा बच्चा रिजल्टेंट जो डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है। बुझलिस कि ना बुझलिस। और तुम्हारा मान लो n टाइम्स है तो ये बढ़ते जाएगा ना। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो इसका बात कर लिए थे, ठीक है। अब यहां पर देखो कि अभी हम लोग देखते हैं इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स। तो इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स जो है तुम्हारा, ये वेव्स का जो मिलने का घटना है, सुपरपोजिशन हम लोग देखे थे। इसमें देखो कि द सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी सेम होना चाहिए, ठीक है। एंड वेवलेंथ, वेवलेंथ भी तुम्हारा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए बच्चा। ट्रेवलिंग इन द सेम डायरेक्शन विद द सेम स्पीड इन अ मीडियम गिव राइज टू न्यू वेव, ठीक है, give rise to new wave whose amplitude is different from superposing waves, ठीक है। This phenomena is called interference। बात समझ में आ रहा है। अब यहां पर ध्यान दो कि तुमको एक फॉर्मूला बताए थे, v इज इक्वल टू न्यू लेमडा, बताए थे कि नहीं बताए थे। इसमें तुम्हारा क्या कर रहे थे कि तुम्हारा फ्रीक्वेंसी तुम्हारा वेरी हो रहा था, ठीक है, सॉरी फ्रीक्वेंसी फिक्स रह रहा था। ये बताए थे कि फ्रीक्वेंसी फिक्स है बच्चा, और लेमडा और ये तुम्हारा वेरी कर रहा है। मतलब बताए थे कि एक चीज अगर फिक्स है तो दूसरा चीज वेरी कराना पड़ेगा, क्योंकि स्पीड हमको वेरी कराना है। बात समझ में आ रहा है। अब देखो ध्यान से कि तुम्हारा वेव जब तुम्हारा ट्रेवल करता है, हम लोग मैकेनिकल वेव्स का बात कर रहे हैं, ठीक है। अभी जो भी वेव्स बात कर रहे हैं मैकेनिकल वेव्स का बात कर रहे हैं, चाहे वो ट्रांसवर्स हो या लॉन्गिट्यूडिनल हो, उससे कोई मैटर नहीं करता। तो अभी यहां पर ध्यान दो कि v इज इक्वल टू न्यू लेमडा निकाले थे। तो स्पीड जो होता है तुम्हारा वेव का जो स्पीड, यानी डिस्टर्बेंस का जो स्पीड, यानी एनर्जी का जो स्पीड होगा जो ट्रेवल करेगा, उसको ट्रेवलिंग वेव या प्रोग्रेसिव वेव बोल रहे थे बच्चा, वही तो बोल रहे थे। तो यहां पर देखो कि मीडियम पर तुम्हारा स्पीड ऑफ द वेव डिपेंड करता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बुझलिस, इतना बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो जो भी मीडियम है, मीडियम अगर एक ही रह रहा है, होमोजीनियस मीडियम है, मतलब मीडियम एक ही है, एयर है, मान लो एयर है, तो एयर में जो स्पीड होगा वो स्पीड होगा, वो फिक्स रहेगा, स्पीड बदलने वाला नहीं है, क्योंकि मीडियम हम लोग बदल नहीं रहे। स्पीड डिपेंड्स अपॉन द मीडियम। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो स्पीड जो होगा, स्पीड ऑफ द वेव, वो डिपेंड करेगा किस पर, मीडियम पर बच्चा। तो मीडियम जो भी होगा, अगर वाटर लिए तो वाटर वाला मीडियम होगा, उसमें जो स्पीड होना है वो तो होगा ही, वो फिक्स ही होगा। बीच में तो ऐसा नहीं है कि ग्लास हम लोग घुसा दिए, बुझलिस कि ना बुझलिस। तो मीडियम अभी हम लोग ले रहे क्या कि एक ही मीडियम है, और एक ही मीडियम में स्पीड क्या होगा, एक ही होगा। तो ये क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी मेरा फिक्स ही है, लेमडा भी फिक्स करना पड़ेगा, इसको फिक्स करने के लिए करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, दोनों चीज हमको फिक्स करना पड़ेगा। अगर वी पे हमको फिक्स करना है तो बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बुझलिस, इतना बात बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा। तो स्पीड ऑफ द मीडियम तुम्हारा जो सॉरी स्पीड ऑफ द वेव तुम्हारा क्या है, फिक्स रहेगा एक मीडियम में, जो भी मीडियम लेंगे, बुझलिस कि ना बुझलिस, इतना बात। तो वही चीज यहां पर बोल रहा है कि सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स, दो वेव्स का जब मिलना होगा, ठीक है, ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ट्रेवलिंग इन द सेम डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में अगर ट्रेवल करे, ठीक है, विद द सेम स्पीड, एक ही स्पीड से, एक ही स्पीड ले रहे, ठीक है, विद द सेम स्पीड इन अ मीडियम गिव राइज टू अ न्यू वेव। अब तुमको हम बताएं थे, तुम्हारा याद करो कि तुम्हारा फेज वाला कॉन्सेप्ट क्या था, जब क्रेस्ट क्रेस्ट पर गिरता है, ठीक है, या ट्रफ ट्रफ पर गिरता है, दो वेव्स है और क्रेस्ट क्रेस्ट पर फॉल होता है, ट्रफ ट्रफ पर फॉल होता है, तो तुमको बताए थे कि एक नया वेव फॉर्म होगा और उसका डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होता है बच्चा इंडिविजुअल वेव से। तो यहां पर वही चीज बोल रहा है, अगर एक वेव है जिसका तुम्हारा एक वेव आया, एक दूसरा वेव आया, दो वेव है, और तुम्हारा इस तरह से है कि दोनों वेव का तुम्हारा फ्रीक्वेंसी सेम है, वेवलेंथ सेम है, और स्पीड भी सेम है, और ट्रेवल कर रहे हैं एक ही डायरेक्शन में, और सुपरपोज करते हैं, तब जो तुम्हारा रिजल्टेंट वेव फॉर्म होगा, उसका जो तुम्हारा एम्पलीट्यूड होगा वो अलग होगा दोनों के एम्पलीट्यूड से, यानी जो मिल रहे हैं वेव उनका जितना एम्पलीट्यूड था उससे एकदम डिफरेंट होगा। बात समझ में आ रहा है कि जो फॉर्म होगा, प्रोडक्ट जो बनेगा, जो रिजल्टेंट वेव फॉर्म होगा, उसका एम्पलीट्यूड बिल्कुल डिफरेंट होगा जो सुपरपोज कर रहे हैं, जो मिल रहे हैं उनसे। बात समझ में आ रहा है, वही चीज यहां पर लगता है, यही लिखा हुआ है, ठीक है। और इसी फेनोमेना को, मिलने की घटना को हम लोग क्या बोल रहे हैं, इंटरफेरेंस बोल रहे हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, बुझलिस कि ना बुझलिस, इतना बात समझ में आ रहा है,
ठीक है। अब उसी में से तुम्हारा एक टाइप आता है इंटरफेरेंस का, देखो ध्यान से, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इसमें तुम्हारा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में बताए थे तुम्हारा कि फेज और आउट ऑफ फेज होता है। फेज में मिलना मतलब क्रेस्ट पर फॉल करेगा और ट्रफ पर फॉल करेगा बच्चा, बात समझ में आ रहा है। अच्छा, आउट ऑफ फेज मतलब क्रेस्ट ट्रफ पर फॉल कर जाए या फिर तुम्हारा क्या हो कि ट्रफ क्रेस्ट पर फॉल कर जाए, तो ये आउट ऑफ फेज होता है बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बुझली से इतना बात समझ में आ रहा है? तो तुम्हारा यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जब भी होगा तो फेज में होगा, यानी क्रेस्ट पर फॉल करेगा, ट्रफ पर फॉल करेगा। बुझली कि ना बुझली? कोई दिक्कत? तो यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस लिखे, तो यहाँ ध्यान दो इसका डिफिनेशन क्या है। देख लो, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में तुम्हारा क्या कर रहे हैं कि दो वेव है, ठीक है, दो वेव है और उसका वेवलेंथ क्या है, सेम है, तो एक ही डायरेक्शन में चल रहा है और सेम स्पीड है बच्चा। दो वेव है, एक ही डायरेक्शन में चल रहा है, सेम स्पीड है, सेम वेवलेंथ है और सेम डिस्प्लेसमेंट है, मतलब एक ही तरफ का तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? डिस्प्लेसमेंट जो होगा एक ही तरह का होगा, ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे, सुपरपोज करेंगे। जब सुपरपोज करेंगे, मिलेंगे जब, तो तुम्हारा क्या होगा बच्चा, रिजल्टेंट जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो ज्यादा होगा इंडिविजुअल वेव से। बात समझ में आ रहा है? वही चीज यहां पर लिखा हुआ है, व्हेन टू वेव्स ऑफ सेम वेवलेंथ ट्रेवलिंग इन द सेम डायरेक्शन विद द सेम स्पीड सुपरपोज सच दैट रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट यानी जो वेव नया फॉर्म होगा, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट उसका इज मोर देन द इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट, यानी तुम्हारा इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा होगा। अब देख लो यहां पर ध्यान से देखो कि सपोज करो इसका तुम्हारा ये y1 है, कौन वाला, ये वाला, इधर दोनों y2 लिख दिए ना रे, ये सपोज करो y1 है ये वाला, ठीक, और ये वाला पहला वाला वेव है बच्चा। देख लो, हम बोले थे इन फेज में तुम्हारा क्या होता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, आउट ऑफ फेज तुम्हारा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। तो ये देख लो, क्रेस्ट पर फॉल कर रहा है और ट्रफ पर फॉल कर रहा है बच्चा, है कि नहीं है? तो इन फेज है। अच्छा, यहां पर देख लो, पहला वाला वेव जो दिख रहा है, ये वाला तुम्हारा चौक वाला जो है, व्हाइट कलर से जो दिख रहा है, ये वाला y1 है, ये वाला पहला वाला वेव है, जिसका डिस्प्लेसमेंट किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, y1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं बच्चा। और दूसरा वाला वेव देखो तुम्हारा क्या है, y2 है बच्चा, क्रेस्ट पर फॉल कर रहा है, यानी इन फेज है। y2 डिस्प्लेसमेंट से हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसको, दूसरा वाला वेव को y2 लिख रहे हैं, ये येलो वाला जो दिख रहा है बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बुझलिस? तो ये वाला y1 और y2 जब मिलेगा, ध्यान से सुनो कि y1 और y2 जब मिलेगा तो एक तीसरा वेव फॉर्म कराएगा। ये क्रेस्ट पर फॉल कर रहा है, अरे ट्रफ पर फॉल कर रहा है बच्चा। तो y1 और y2 जब मिलेगा तो तुम्हारा एक तीसरा वेव जो रेड से दिखा रहे बच्चा, या गुलाबी बोल लो, गुलाबी से दिखा रहे हैं, ये तुम्हारा क्या है, तीसरा रिजल्टेंट वेव फॉर्म हो रहा है, जो y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 है बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब ध्यान से देखो कि सपोज करो ये तुम्हारा 2 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर है बच्चा, इसका जो तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट है, सपोज करो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जो मीन पोजीशन यानी जो नेचुरल पोजीशन है, नॉर्मल पोजीशन है, उससे जब तुम्हारा क्या होता है, ऊपर जाता है। अरे जब तुम्हारा वेव फॉर्म कराते हैं तो नॉर्मल पोजीशन से ऊपर जाता है, तो वही तो उसका डिस्प्लेसमेंट होता है, कितना ऊपर जा रहा है। ये बीच वाला जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड बोलते हैं बच्चा। पता है कि नहीं पता है? अरे यार, ये तुम्हारा अगर मैक्सिमम, ये वाला जो डिस्प्लेसमेंट है, ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, इधर कम डिस्प्लेसमेंट है, तो ये वाला जो तुम्हारा है, ये बेसिकली क्या है, एम्पलीट्यूड है बच्चा, है कि नहीं है? बोलो यस सर, है, ठीक है। तो ये वाला तुम्हारा y1 से रिप्रेजेंट किए, y2 से रिप्रेजेंट किए। सपोज करो ये 3 सेंटीमीटर है तुम्हारा इसका डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, और इसका तुम्हारा कितना है, 2 सेंटीमीटर है बच्चा। तो जो रिजल्टेंट फॉर्म होगा वो 5 सेंटीमीटर का होगा कि नहीं होगा? तो ये वाला जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो 5 सेंटीमीटर का होगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है? तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में तुम्हारा एम्पलीट्यूड यानी जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है वो बढ़ेगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बुझलिस कि ना बुझलिस? ना बात समझ में आ रहा है? देखो क्रेस्ट पर जब फॉल करेगा, बोल रहे वही चीज कि तुम्हारा 2 वेव है, एक ही डायरेक्शन में चल रहा है, एक ही स्पीड है, और तुम्हारा क्या है कि वेव लेंथ भी एक ही है। जब सुपरपोज करेगा या डिस्प्लेसमेंट भी तुम्हारा एक ही तरह का है, एक ही डायरेक्शन में है, यानी इन फेज है, तो तुम्हारा जब सुपरपोज करेगा तो जो रिजल्टेंट वेव फॉर्म होगा वो तुम्हारा, उसका जो एम्पलीट्यूड होगा वो ज्यादा होगा सुपरपोजिंग वेव से, जो मिल रहे हैं उससे ज्यादा होगा इंडिविजुअल वेव से। बात समझ में आ रहा है? वही चीज तो हो रहा है, ये 3 था, ये 2 था, तो इसका कितना हो गया, 5 हो गया। तो दोनों से ज्यादा है कि नहीं, 3 वाला और 2 वाला से ज्यादा है कि नहीं है? वही चीज यहां पर बोल रहे बच्चा। तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय y इज इक्वल टू y1 प्लस y2।
बात समझ में? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से तो यही बताएं, बुझलिस कि ना बुझलिस? अब देखो डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा कितना होता है, एम्पलीट्यूड तुम्हारा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो तुम्हारा, इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा 3 सेंटीमीटर अगर माने, इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट 2 सेंटीमीटर, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट यानी एम्पलीट्यूड बच्चा, तो दोनों को मिलाएंगे तो जो तुम्हारा वेव फॉर्म होगा उसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा कि नहीं? दोनों को मिलाने के बाद जो एम्पलीट्यूड होगा 5 सेंटीमीटर हो गया कि नहीं? हुआ कि नहीं हुआ? तो एम्पलीट्यूड क्या होगा? बढ़ेगा। अब एम्पलीट्यूड ध्यान से सुनो कि एम्पलीट्यूड तुम्हारा, एम्पलीट्यूड जो होता है, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर एक चीज होता है इंटेंसिटी बच्चा, बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इंटेंसिटी जो यहां पर लिखे हैं कि इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एम्पलीट्यूड का स्क्वायर का, तो इसका मतलब है कि एम्पलीट्यूड अगर बढ़ रहा है रिजल्टेंट वेव का तो इंटेंसिटी भी बढ़ेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है, यहां पर जैसा बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में, तो एम्पलीट्यूड अगर बढ़ेगा तो इंटेंसिटी भी बढ़ेगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इतना बात समझ में आ रहा है? बोलो, कोई दिक्कत है? अब देखो तुम्हारा ये एक एग्जांपल देते हैं, एक साउंड वेव का इधर स्पीकर लगा दो, एक इधर स्पीकर लगा दो, ठीक है, और दोनों तरफ से तुम्हारा कर दो साउंड चालू, ठीक है। जब दोनों वेव मिलेगा तो तुम्हारा क्या होगा? रिजल्टेंट इंटेंसिटी ज्यादा होगा बच्चा, होगा कि नहीं होगा? बुझलिस कि ना बुझलिस? उसका इंटेंसिटी ज्यादा होगा कि नहीं? ये तुम्हारा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा होगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बुझलिस? बात समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है इतना बात? तो इसमें क्या होता है तुम्हारा कि एम्पलीट्यूड भी बढ़ता है तुम्हारा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में, और साथ साथ में तुम्हारा क्या बढ़ेगा? इंटेंसिटी भी बढ़ेगा, क्योंकि इंटेंसिटी डिपेंड कर रहा है तुम्हारा एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेव पर। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इतना बात बुझलिस? बोलो, कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं ना? अब देखो दूसरा, एक पहला हम लोग बता दिए तुम्हारा, एक दूसरा तुम्हारा क्या है? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव में तुम्हारा सबसे पहले, कंस्ट्रक्टिव में एकदम बनाने वाला, कंस्ट्रक्ट करने वाला, डिस्ट्रक्टिव में नाश करने वाला बच्चा। डिस्ट्रक्ट जो लिखा हुआ है डिस्ट्रक्टिव है, तो इसमें नाश होगा, ठीक है। अब देखो क्या चीज का नाश होगा, तो यहां ध्यान देना कि तुम्हारा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है? व्हेन टू वेव्स ऑफ इक्वल वेवलेंथ यानी सेम वेवलेंथ पर, ठीक है, बट अपोजिट डिस्प्लेसमेंट, दोनों का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? अपोजिट होगा, यानी अपोजिट फेज का बात कर रहा है। उसमें क्या था? सेम डिस्प्लेस, सेम तरफ का डिस्प्लेसमेंट, एक ही डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा बच्चा। उसका डिस्प्लेसमेंट किधर था? एक ही डायरेक्शन में था। अरे ये डिस्प्लेसमेंट देखो, ये y1 का इधर डिस्प्लेसमेंट है, y2 का भी इधर ही डिस्प्लेसमेंट होगा। अब यहां पर देख लो, उल्टा उल्टा जाएंगे तो तुम्हारा क्या होगा? अब वेव फॉर्म होगा तो नीचे भी तो जाएगा, तो ये दोनों तुम्हारा y1 तुम्हारा किधर होगा? ये नीचे है तो ये भी नीचे होगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो सेम डायरेक्शन में होगा। अब यहां पर देखो डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा क्या होगा? यहां पर बोल रहे हैं व्हेन टू वेव्स ऑफ इक्वल वेवलेंथ बट अपोजिट डिस्प्लेसमेंट सुपर इम्पोज ऑन ईच अदर, एक दूसरे से जब मिलते हैं, सच दैट द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? वो तुम्हारा घट जाता है इंडिविजुअल वेव से। इंडिविजुअल वेव जो सुपरपोज कर रहा है उससे रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट कम हो जाएगा बच्चा। सच दैट द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट इज लेस देन द इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट। और इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे? y इज इक्वल टू y1 प्लस माइनस y2, ऐसे लिखेंगे बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? इसी को ऐसे ही तो लिखते हैं यार, y1 प्लस माइनस y2 हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, यहां पर देखो, ये तुम्हारा क्या हो गया? ये वाला y1 तुम्हारा वेव दिखाए, ये पहला वाला वेव बच्चा। एक तुम्हारा दूसरा वाला वेव y2 है बच्चा, ठीक है। अब देखो क्रेस्ट ट्रफ पर फॉल कर रहा है, अपोजिट फेज है, अपोजिट डिस्प्लेसमेंट है बच्चा, है कि नहीं है? ये तुम्हारा क्या है? क्रेस्ट है इसका, और ट्रफ पर फॉल कर रहा है बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये क्रेस्ट, ये ट्रफ, यहां पर देखो क्रेस्ट हो गया तो यहां ट्रफ हो गया बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अपोजिट डिस्प्लेसमेंट हो गया। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अपोजिट डिस्प्लेसमेंट में तुम्हारा क्या होगा? जब तुम्हारा सुपरपोज करेगा, दोनों का वेवलेंथ सेम है, लेकिन अपोजिट डिस्प्लेसमेंट होगा, यानी अब आउट ऑफ फेज होगा बच्चा। जब मिलेगा तो जो नेट रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा ऑफ द वेव, देखो ये वाला तुम्हारा नेट रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट जो गुलाबी से दिखा रहे हैं, ये y1 माइनस y2 है बच्चा, ठीक है। ये घट जाएगा क्योंकि अपोजिट फेज में तुम्हारा मिल रहा है। बुझलिस कि ना बुझलिस? इतना बात। तो ये वाला क्या होगा? इसका जो तुम्हारा एम्पलीट्यूड होगा वो घट जाएगा तुम्हारा, किससे? इससे, और इससे, दोनों से कम होगा बच्चा। अब फॉर एग्जांपल यहां पर क्या लेते हैं, ये तुम्हारा क्या हो गया? 5 सेंटीमीटर सपोज कर लो, ये उठा, ठीक है, सपोज कर लो 5 सेंटीमीटर मान के चलना, ठीक है। और ये तुम्हारा क्या है? 2 सेंटीमीटर है बच्चा, ठीक है। अब जब दोनों मिलेगा तो तुम्हारा क्या होगा? 5 माइनस 2 लिखेंगे और ये 3 होगा, होगा कि नहीं होगा? बोलो। या फिर तुम्हारा इसको अगर 3 मान लिया जाए तो ये कितना होगा? 2 होगा बच्चा। बुझलिस कि ना बुझलिस? तो ये तुम्हारा देख रहा है कि इसका तुम्हारा रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ये 5 था, ये 3 था, दोनों जब मिला आउट ऑफ फेज यानी अपोजिट डिस्प्लेसमेंट में, तो तुम्हारा क्या होगा? एक रिजल्टेंट वेव फॉर्म होगा जिसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा या एम्पलीट्यूड होगा वो दोनों से कम होगा। जो सुपरपोज होगा उन दोनों से तुम्हारा क्या होगा? कम होगा बच्चा।
बुझलिस कि ना बुझलिस? वही चीज यहां पर लिखे कि रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट यहां पर y इज इक्वल टू y1 माइनस y2 y1 प्लस माइनस y2, यही चीज है, ठीक है। यही चीज यहां पर लिखे है सच दैट द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट इज लेस देन द इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट। बच्चा कोई दिक्कत यहां तक बता? अब देखो यहां पर यहां ध्यान देना कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट क्या होता है तुम्हारा, एम्पलीट्यूड होता है बच्चा। तो एम्पलीट्यूड तुम्हारा यहां पर क्या होगा, एम्पलीट्यूड डिस्टर्ब होगा यानी घटेगा बच्चा, ठीक है। पहले तुम्हारा ज्यादा था, एक वाला तुम्हारा अपोजिट है, कम है, इधर अपोजिट फेज वाला तुम्हारा मिल रहा है बच्चा, अपोजिट डिस्प्लेसमेंट। एक डिस्प्लेसमेंट ऊपर है, एक डिस्प्लेसमेंट नीचे है बच्चा, दोनों जब मिलेगा देख रहा है, एक तुम्हारा y1 वाला ऊपर है, y2 वाला तुम्हारा नीचे है, अपोजिट डिस्प्लेसमेंट है कि नहीं? अरे ये एक ऊपर है एक नीचे वाला डिस्प्लेसमेंट है बच्चा। जब दोनों मिलेगा तो तुम्हारा क्या होगा कि जो रिजल्टेंट वेव फॉर्म होगा उसका डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा क्या होगा, कम होगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर मान लो कि y1 वाला से y2 बड़ा होता, अगर y1 वाला से y2 बड़ा होता, ये मान लो 5 सेंटीमीटर और ये 10 सेंटीमीटर अगर हो जाता, ऐसे तो होगा नहीं, 10-10 सेंटीमीटर का फॉर्म नहीं कराएंगे, ठीक है भाई, बात समझ में आ रही है? 5 और 10 यहां पर अगर हो जाता तो यहां पर क्या लिखते, देखो 5 माइनस 10 लिखते कि नहीं लिखते, और -5 होता, और -5 किधर फॉर्म होता, इधर फॉर्म होता, उल्टा डायरेक्शन में। बुझलिस कि ना बुझलिस? कोई दिक्कत? इतना बात समझ में आ रहा है? तो तुम्हारा जो एम्पलीट्यूड है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा बच्चा। एम्पलीट्यूड क्या होता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इस केस में क्या होगा बताओ, यानी एम्पलीट्यूड क्या होगा, घट जाएगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, घट रहा है, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। बुझलिस कि ना बुझलिस? तो यहां पर एम्पलीट्यूड क्या होगा, घटेगा। कोई दिक्कत है? अब एम्पलीट्यूड घटेगा तो इंटेंसिटी भी घटेगा। तो यहां पर दो चीज और लिख लेने का तुम्हारा, कि जैसे यहां पर लिखे थे एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव इंक्रीजेस, यहां पर लिखेगा एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव डिक्रीजेस। और यहीं पर तुम्हारा इंटेंसिटी जब लिखेगा, इंटेंसिटी तुम्हारा क्या होगा, ए स्क्वायर, ये इंटेंसिटी ऑफ द रिजल्टेंट वेव डिक्रीजेस। बात समझ में आ रहा है? तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में तुम्हारा क्या होगा कि एम्पलीट्यूड तुम्हारा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा बच्चा, और डिस्ट्रक्टिव में तुम्हारा एम्पलीट्यूड क्या होगा, घट जाएगा। इंटेंसिटी जो है तुम्हारा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में वो तुम्हारा क्या होगा, इंक्रीज होगा, और तुम्हारा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में तुम्हारा क्या होगा, डिक्रीज होगा इंटेंसिटी बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? इतना कोई दिक्कत है यहां तक बताओ? नहीं ना? इतना बात बुझा रहा है? एक चीज देख लो यहां पर कि अगर सपोज करो तुम्हारा ये 5 सेंटीमीटर था बच्चा y1, y2 भी 5 सेंटीमीटर हो जाता, लेकिन अपोजिट डिस्प्लेसमेंट है। ये 5 सेंटीमीटर, नीचे वाला भी तुम्हारा 5 सेंटीमीटर का होता है, ठीक है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो 5 माइनस 5 कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। तो वेव का तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, 0 हो जाता है बच्चा। मतलब वेव जो है वो तुम्हारा नॉर्मल पोजिशन पर रहता है, उसका डिस्प्लेसमेंट होता ही नहीं। बात समझ में आ रहा है ना? कंप्लीटली डिस्ट्रक्ट हो जाता है। बात समझ में? ये छोटा दिखा रहा है, ये बड़ा है, ये छोटा है, ध्यान रखना। बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा? ये छोटा है, ये बड़ा है, और ये वेव फॉर्म हो रहा है और छोटा, दोनों से छोटा। बुझलिस कि ना बुझलिस? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? दोनों का अगर मान लो डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा सेम हो जाता बच्चा, तो डिस्ट्रक्ट हो जाता और वेव ही फॉर्म नहीं होता। बुझलिस कि ना बुझलिस? इतना बात समझ में आ रहा है? इसमें कोनो दिक्कत नहीं ना है? यानी y1 माइनस y2 अगर मान लो 5 y1 बराबर y2 हो जाता, सपोज करो इफ y1 बराबर तुम्हारा क्या हो जाता, y2 हो जाता बच्चा, तो उस केस में तुम्हारा क्या होता, y1 माइनस, यहां पर y1 बैठाते, y1 माइनस y1 क्या हो जाता, 0 हो जाता। तो डिस्प्लेसमेंट 0 और नेचुरल पोजीशन में अपना रहता बच्चा। कोई दिक्कत है यहां तक? बोलो।